हम दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। इसमें गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है और लोधी वंश आता है। तो हमारे यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे एक क्रम में कि पहले कौन सा वंश आया, फिर उसके बाद कौन सा वंश आया, इनके शासक कौन कौन से रहे, कितने कितने साल तक रहा ये वंश। इस तरीके से हम एक एक कर पढ़ेंगे। ओके, तो हमारी जो ट्रिक है वो ये है कि ऐबक जल गया खीबों से, गुलाब खिले तो सांस लो। आप सबसे पहले इस वाली ट्रिक को देखो, गुलाब खिले तो सांस लो। मतलब गुलाब यानी कि गुलाब से हम याद कर सकते हैं गुलाम वंश, खिले यानी कि खिलजी वंश, तो यानी कि तुगलक वंश, सास यानी कि सैयद वंश, लो यानी कि लोधी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो, ये क्रम से याद हो गए हमें वंश, है ना। अब इसके बाद में आप देखो कि ऐबक जल गया खीबों से, ऐबक जल गया खीबों से। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? ऐबक ने। और खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी ने, तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक ने, सैयद वंश की खिजर खान ने, और इस लोधी वंश से क्या होगा? बहलोल लोधी ने की। ओके, इस तरीके से। और हमारी एक ट्रिक ये है कि तुगलक सखी मतलब सबसे ज्यादा किस वंश ने शासन किया। ओके, मतलब कौन देर तक शासक बना रहा, कौन सा वंश। तो अब इसे देखो, तुगलक सखी मतलब से सबसे ज्यादा तो तुगलक वंश वालों ने की। ओके, कितनी करी है आप खुद देख लो। तुगलक वंश वालों ने 1320 से लेकर 1412 तक यानी कि 84 साल। आप खुद देख लेना, इसमें ऑप्शन में खुद चॉइस कर लेना, क्योंकि मैंने तो खाली ट्रिक दे दी आपको। तुगलक सखी मतलब तुगलक काल और सैयद काल और खिजर खान का कौन सा था? ये खिलजी वंश। ओके, तुगलक सखी। अब हमने गुलाब खिले तो सांस लो ये वाली ट्रिक पढ़ ली, ऐबक जल गया खीबों से ये वाली ट्रिक पढ़ ली, तुगलक सखी वाली पढ़ ली हमने। यहाँ पर काल का क्रम आपके सामने लिखा ही हुआ है कि गुलाम वंश ने 1206 से 1296 तक करी है, 1206 से 1296 तक करी है। ओके, यानी कि कितना हो गया? 90 हो गया। और खिलजी वंश ने जो है 1296 से लेकर 1320 तक करी है। फिर तुगलक वंश ने 1320 से 1412 तक करी है। फिर सैयद वंश ने 1412 से लेकर 51 तक करी है। और लोधी वंश ने 51 से लेकर 1526 तक करी है। ओके, इस तरीके से हमने ये दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो है एक एक करके सारे वंशों को पढ़ेंगे। ओके, आपने यहाँ पर देखा होगा, पिछली स्लाइड में भी देखा होगा, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की वीडियो में, कि मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी और 3 गुलाम थे, ऐबक, याल्दूज और कुबाचा। ऐबक आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि भारत के क्षेत्र में ऐबक सूबेदार था, है ना। तो अब जब भारत के क्षेत्र में ऐबक सूबेदार है तो जाहिर सी बात है जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है वो ऐबक से ही होगी। जब क्योंकि वो तो भारत में, हम भारत के ही तो इतिहास पढ़ रहे हैं ना, कोई बाहर का इतिहास थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होती है। इस क्रम में दिल्ली सल्तनत की कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहता है। मतलब कि ये 4 वर्ष रहता है खाली। इसे ये जो है लाखों रुपए दान में देता था, तो इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने मलिक तथा सिपाह सालार की उपाधि ली, लेकिन सुल्तान की उपाधि इसने कभी भी धारण नहीं की थी, क्योंकि एक गुलाम था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक तथा सिपाह सालार की उपाधि ले ली। यह गरीबों पर अत्यधिक दया करता था, इसलिए इसे हातिम कहा गया। इसे हातिम कहा जाता था, गरीबों पर अत्यधिक दया करता था। तो और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान पूरी तरह से ये हम कह सकते हैं उर्दू लैंग्वेजेस में कि ये कुरान हाफिज था। मतलब इसे पूरा कुरान बिना देखे याद था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान कहा जाता है। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है वो लाहौर में बना हुआ है। इसी के दरबार में, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में मिनहाज उस सिराज और हसन निज़ामी रहते थे। जैसा कि मैं दोनों की जो रचनाएं हैं मिनहाज उस सिराज की और हसन निज़ामी की पीछे बैक साइड में बता चुका हूं, आपको एक बार और बता देता हूं। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम है तबकाते नसीरी। क्या है? तबकाते नसीरी। और अब हम देखते हैं कि हसन निज़ामी जी की जो किताब है उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है ताज उल नासिर। इस तरीके से इन दोनों का पढ़ लिया हमने कि मिनहाज उस सिराज और हसन निज़ामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। इसने लाहौर से शासन का कार्य शुरू किया था अपना। 4 वर्ष तक ये सत्ता पर रहा, आधिपत्य बना पाया मतलब।
और चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। कौन सा खेल खेलते समय? चौगान खेलते समय। भारत की पहली मस्जिद दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम इसी ने बनवाई थी। और अजमेर विजय के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, जो अजमेर दरगाह, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह है, उसके सामने जो मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, वो इसी ने अजमेर विजय करने के बाद, इसी ने अजमेर विजय के बाद में उस संस्कृत विद्यालय को एक मस्जिद बना दिया और मस्जिद का नाम क्या रखा? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कुतुब मीनार जो है इसने बनवाना शुरू किया, लेकिन कुतुब मीनार को पूरी नहीं कर पाया। ये केवल 2 मंजिल बनवा पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को केवल 2 मंजिल बनवा पाया और बाकी की 3 मंजिल जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाई। और इसी कुतुब मीनार पर मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिजली गिर गई थी, तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। जब बिजली गिर गई तो इसे दोबारा से पुनर्निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, इसके बाद हम इल्तुतमिश को देखेंगे 1210 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश जो था बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था और शासन की बागडोर ये जो है अपने हाथ में ले लेता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय, तो ये इस समय जो है बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। जब मृत्यु हो गई तो यालदूज और कुबाचा जो थे 2 गुलाम, उनकी नजरें दिल्ली सल्तनत पर पड़ी कि ऐबक तो मर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, तो अब हम दोनों इसे कब्जा लेते हैं। लेकिन इस समय बदायूं का जो गवर्नर था वो इल्तुतमिश को बना रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने अपनी सारी भागदौड़ जो शासन की अपने हाथ में ले ली। जब शासन की भागदौड़ हाथ में ले ली तो जाहिर सी बात है, ये याद होगा कि यालदूज और कुबाचा से इसे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना अस्तित्व स्थापित कर रहे थे ना। तो अब हम इसके युद्ध के बारे में भी बताएंगे। इसने जो जो चीज़ें शुरू की पहले उसे देख लेते हैं। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। अब गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ओके, इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण करी और खुतबा भी पढ़वाया अपने नाम का। आपने भी पीछे देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन इल्तुतमिश कर लेता है और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता है। और ये खलीफा की जो डिग्री है खिलाफत की, इराक के जो खलीफा थे मुंतसिर अल बिल्ला, उनसे लेके आता है। इसने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चालू किया। इसे गुंबद एवं मकबरे का जनक कहा जाता है। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। इसे शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे? इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने नसीरुद्दीन महमूद जो इसका बेटा था, इसका मकबरा बनवाया। कहाँ? सुल्तानगढ़ी में। यह शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा था। और जैसे कि मैंने बताया कि यालदूज और कुबाचा अपना दावा ठोक रहे थे दिल्ली सल्तनत पर, लेकिन इल्तुतमिश ने सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। तो अब इससे युद्ध भी हुआ है यालदूज का 1512 ईस्वी में तराइन के मैदान में, जिसे तराइन का ठड युद्ध कहा जाता है। यालदूज को हरा देता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1512 ईस्वी में तराइन के ठड युद्ध में यालदूज को हरा दिया। ओके, और इल्तुतमिश ने ही बंगाल के विद्रोह को भी रोका, क्योंकि जब सबको पता चलेगा कि जो हमारा बादशाह है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो मर चुका है, तो अब हर कोई अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करेगा ना। तो इसीलिए बंगाल में विद्रोह उठा, तो इसने उस विद्रोह को भी दबा दिया। इसी के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश बना, तो इल्तुतमिश के ही समय में जो मंगोल थे वो एक जियाउद्दीन मांगबरनी था, उसका पीछे करते करते सिंधु नदी तक आ गए थे। कौन? मंगोल आक्रमण जो था वो सिंधु नदी तक आ गए थे। किसका पीछा करते हुए? जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए। और इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। इनके जरिए ये 40 सरदारों का इसने तुर्कान चहलगानी नाम से एक
दल बनाया और इस दल के जरिए ये सत्ता को स्थिर करने की कोशिश करने लगा। ओके, लेकिन ये सरदार जो थे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और बाद में यही सरदार 40 जो तुर्कान चहलगानी है ये किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे। मतलब कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका फैसला ये करने लगे। और अभी आप देखना कि इसी की बेटी के साथ ये गद्दारी करेंगे सब। इल्तुतमिश ही इक्तादारी व्यवस्था को लेकर आया। इक्तादारी में होता क्या है कि क्षेत्र का आवंटन कर दिया जाता है। ओके, इक्तादार को, और इक्तादार जो है ना वो इक्ता का स्वामी नहीं होता था। वो इक्तादार जो होता था इस समय इल्तुतमिश के समय में वो इक्तादार इक्ता का स्वामी नहीं होता था, ये भी याद रखना। प्रारंभ में ये जो व्यवस्था थी ये वंशानुगत नहीं थी, लेकिन बाद में ये जो व्यवस्था है इक्तादारी ये वंशानुगत भी हो गई। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था को, इक्तादारी व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया था, प्रभावी रूप दे दिया था पूरी इस व्यवस्था को। किसने? इल्तुतमिश ने। यह वंशानुगत पहले नहीं थी लेकिन बाद में होने लगी। इक्तादार इक्ता का स्वामी होता नहीं था और इससे क्या हुआ कि प्रशासनिक स्तर पर जो है स्थिरता आई। इससे प्रशासनिक स्तर पर स्थिरता आई और इस समय दूर दराज से नियमित तौर पर राजस्व की भी वसूली होने लगी थी। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि इक्तादारी व्यवस्था जो थी ना वो क्षेत्र का आवंटन आता है इसके बीच में। इक्तादारी व्यवस्था में क्षेत्र का आवंटन होता है और इसी इल्तुतमिश ने राज्य की सेवा के लिए सशस्त्र बल का गठन किया, कानून और व्यवस्था लागू की एवं स्वयं के खर्चों को भी पूरा किया। अब होता क्या है कि इल्तुतमिश तक तो सब सही है, अब इसके उत्तराधिकारी की समस्या हो जाएगी। किसके? उत्तराधिकारी की। एक तरफ तो इसका बेटा रुकनुद्दीन जो है वो बनने का प्रयास करेगा, एक तरफ इसकी बेटी रजिया वो बनने का प्रयास करेगी। दरअसल होता क्या है कि रुकनुद्दीन जो है इसका बेटा वो एक प्रभावशाली नहीं है और ये एक अयोग्य है इसका बेटा, क्योंकि अगर ये योग्य होता तो जाहिर सी बात है कि यही बनता। ये एक अयोग्य है, ये प्रभावशाली नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये चहलगामी है, तुर्कान चहलगामी 40 सरदारों का जो संगठन है ये रुकनुद्दीन को बनाना चाहता है। क्योंकि मेन मसला क्या है कि ये एक लेडीज को बनाने को तो ये रजिया को भी बना देते, लेकिन ये इस्लामिक तौर पर एक लेडीज को बादशाह बनता हुआ देखना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि नहीं जी बादशाह तो एक पुरुष ही बनेगा, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य। रुकनुद्दीन अयोग्य है, इसके बावजूद, अयोग्य होने के बावजूद भी वो रुकनुद्दीन को बनाने का प्रयास करते हैं 40 के 40 सरदार। लेकिन रजिया क्या करती है, ये लाल वस्त्र पहनकर, जो इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की जो व्यवस्था की थी, जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, रजिया यही करती है कि लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे न्याय के लिए चली जाती है और जनता के हस्तक्षेप से सुल्तान बनती है। तुर्क सरदार जो थे इन्होंने रुकनुद्दीन को शासक बना दिया था। जब तुर्क सरदारों ने मिलकर रुकनुद्दीन को शासक बना दिया तो रजिया ने क्या करा कि वो लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और न्याय जनता से मांगने लगी और जनता के हस्तक्षेप से ये जो है सुल्तान बन जाती है, रजिया सुल्तान बन जाती है। ओके, अब हम देखेंगे कि 1236 से 40 ईस्वी तक रजिया रहती है। कब तक? 1236 से लेकर 40 तक। 1206 से लेकर 1210 तक तो रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1210 से लेकर 1236 तक रहता है इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश के बाद में सुल्तान कौन बनती है? रजिया। रुकनुद्दीन को तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो तो थोड़ी देर के लिए बना है, उसके बाद हाथ के हाथ रजिया बन जाती है ना। तो 1236 से लेकर 1240 तक रहती है रजिया। रजिया क्या करती है कि ये पहली महिला शासिका थी जो पुरुषों की तरह वस्त्र पहनकर शासन करती थी। और इसमें आप देखेंगे कि ये याकूत नाम का एक अबिसिनियाई हबशी है, याकूत नाम का। ये इसको अमीर अखूर बनाती है। अमीर अखूर का मतलब होता है अश्वारोही का संरक्षक। ओके, मतलब अश्वारोही का जो संरक्षक है ये अमीर अखूर कहलाता है। और ये किसे बनाती है? ये याकूत को बनाती है। और याकूत कौन है? ये इसका बॉयफ्रेंड है, रजिया का बॉयफ्रेंड है ये याकूत। और ये इसे अमीर अखूर बनाती है, मतलब अश्वारोही का संरक्षक बनाती है। और ये याकूत है कौन? ये अबिसियाई
अबिसिनिया ये हबशी है। ओके। और रजिया के ही समय में नसीरुद्दीन जुनैदी जो इसका वजीर था, इसका विद्रोह हो जाता है। कहां पर? ताजिक में। और इसी के समय में तबरहिंद जो कि पंजाब कहलाता था, तबरहिंद के इक़्तिदार मलिक अल तुनिया ने रजिया की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल-तुनिया से विवाह कर लिया। लेकिन वापस लौटते वक्त हरियाणा के कैथल में डाकुओं के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। इतिहासकारों का मानना था कि अगर रजिया एक महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में शामिल होता। और भारत की पहली महिला शासिका भी क्वेश्चन बनता है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ऑप्शन में क्या लगाना है? रजिया सुल्तान। होता क्या है कि रजिया की मृत्यु के बाद चहलगानी जो एक 40 तुर्क सरदारों का संगठन था, इसकी शक्ति बढ़ गई और वे राजाओं को बनाने और हटाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होने लगे। मतलब कि वो किंग मेकर बन गए किंग मेकर। जब रजिया मारी जाती है तो इसके बाद बहराम शाह शासक बनता है। ये 1240 से लेकर 1242 तक रहता है, मतलब 2 वर्ष शासक रहता है। फिर इसके बाद में बहराम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह जो है उसके बाद में आता है नासिरुद्दीन महमूद। अब आप देखो कि रजिया के बाद में बहराम शाह आया, 1240 से 42 तक रहा है, 2 साल रहा है। फिर इसके बाद में 2 साल अलाउद्दीन मसूद शाह रहता है, 1242 से 1246 तक। फिर 1246 से लेकर 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद रहता है। नासिरुद्दीन महमूद यानी कि 20 साल रहता है। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। और ये जो नासिरुद्दीन महमूद है ना, ये बलबन को उस 40 तुर्क चहलगामी जो संगठन है उसमें जगह देता है। और साथ ही ये जो है कम खर्चीला था। नासिरुद्दीन महमूद जो था ये कम खर्चीला था, टोपी सीकर अपना खर्चा चलाता था। और बलबन को इसने 40 दल में जगह दी और साथ ही बलबन को ही इसने उलूग खां की उपाधि भी दी। इसी तरह बलबन जो था एक हावी होने लगा, मजबूत होने लगा। और 1266 ईस्वी में बलबन गद्दी पर बैठता है और ये 1287 तक रहता है। 1266 से लेकर 1287 तक बलबन गद्दी पर बैठता है। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद, सुल्तान बनने के बाद बलबन की उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं रहती है। अब मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं रहती है, आगे देखना। इसके बलबन के सामने चुनौती क्या कहती है? एक तो मंगोल सबसे बड़ी चुनौती थी और सुदूर पूर्व के जो शासक थे ये भी, क्योंकि ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे, और भारतीय शासक भी। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए बलबन ने रक्त और लोहो की नीति अपनाई। कौन सी नीति? क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि बलबन ने कौन सी नीति अपनाई। कौन सी? रक्त और लोहो की नीति अपनाई। ओके। बलबन जो था वो ईरान का रहने वाला एक शिया था, शिया समुदाय से था। सजदा पैगोस पद्धति जो कि ईरानी पद्धति है, ये सजदा और पैगोस ये बलबन ने लागू की। नौरोज त्योहार का भी प्रारंभ बलबन ने किया। राजा का राजत्व सिद्धांत भी बलबन ने ही लागू किया। कौन सा सिद्धांत? राजा का राजत्व। बलबन ने कहा कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया होता है, और बलबन ने ही लोह तथा रक्त की नीति को अपनाया। बलबन ने 40 दल को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसे पता था कि ये किंग मेकर बन चुके हैं, कभी भी किसी को हटा सकते हैं, ला सकते हैं। इससे बढ़िया बलबन ने 40 दल को ही समाप्त कर दिया। और बलबन ने यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। और बलबन ने जो लोह तथा रक्त की नीति अपनाई ना, वो विशेषकर मेवातियों को चुप करने के लिए अपनाई थी, क्योंकि ये बहुत उधम काटते थे उस टाइम। और इसने मंगोल जो शासक था हलाकू, बलबन ने हलाकू के साथ बेहद बेहतर व्यवहार रखा। हलाकू बलबन से बहुत अधिक प्रभावित था। अवध और बंगाल जो था इसके शासक को नियंत्रित करना चाहता था। बंगाल में तुगरिल खां थे, इनका विरोध किया गया। बलबन जो था अवध और बंगाल के शासक को नियंत्रित करना चाहता था। बंगाल में तुगरिल खां का जो है विरोध हुआ था। मेवात में बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि मैंने पहले अभी बताया कि विशेषकर मेवातियों के लिए लेके आया था रक्त तथा लोह की नीति। तो मेवात में बहुत सारे लोग मारे गए और बदायूं के आसपास के जो राजपूत शासक थे इन्हें नष्ट कर दिया गया। और किसने किया? बलबन ने। अब देखते हैं कि बलबन की नीतियां क्या थी। इसने अपने आप को श्रेष्ठ कुल
जो ईरान का सबसे श्रेष्ठ कुल था ना, आफासियाब वंशज, उसका बताया कि मैं आफासियाब वंशज का हूं। इसने अपने दरबार में पदानुक्रम को महत्व दिया, मतलब पद के हिसाब से महत्व दिया। इसने महिमा मंडन की भी कोशिश की, गुप्तचरी व्यवस्था को लेकर आया ये, और इसने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। इसकी दीवाने अर्ज, और दीवाने अर्ज था क्या, ये सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग को उस समय बलबन के समय में दीवाने अर्ज कहते थे। इसकी स्थापना की। अब याद कैसे करेंगे कि दीवाने अर्ज बलबन ने अर्ज किया, खाली इतना याद करो, बलबन ने अर्ज किया। बलबन ने अर्ज करना जो उर्दू में कहते हैं ना, बोलने को कहते हैं, या कुछ सुनाना गाना कुछ भी, मतलब कि अर्ज किया। तो बलबन ने अर्ज किया, तो इससे याद क्या रहेगा, बलबन और दीवाने अर्ज दोनों मिलकर याद रहेंगे। ओके। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के बाद में कैकुबार बना। कैकुबार के बाद में क्यूमर्श बना, और 1290 ईस्वी में क्यूमर्श की जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना कर दी। ओके। अब ये देखो कि कैमुर्स की हत्या कैसे करी। क्यूमर्श या कैमुर्स कहा जाता है इसे, इसकी हत्या कैसे करी, क्योंकि जब कैकुबार शासक बना उसके बाद में क्यूमर्श बनता है। क्यूमर्श एक अयोग्य शासक था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसी चीज का फायदा उठाया और हत्या कर एक अपना वंश तैयार कर दिया, खिलजी वंश, जो कि खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला है। यानी कितना, 30 साल चला खिलजी वंश। अब हम धीरे से बहुत ही गहराई में इस खिलजी वंश को फिनिश करते हैं। ओके। लेकिन हम खिलजी वंश को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि मंगोलों के आक्रमण कब कब हुए हैं। पहला आक्रमण 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में हुआ, और इल्तुतमिश के समय वहाँ का शासक कौन था, मंगोलों का जो शासक था कौन था, अख्ताई था। तो याद कैसे करेंगे, इल्तुतमिश के सामने अख्ताई लिख लो, इसे 10-12 बार याद करो, खुद हो जाएगा। फिर 1260 ईस्वी में बलबन के समय में हुआ है। इस समय शासक कौन था मंगोलों का, हलाकू। तो याद कैसे करोगे, हलाकू बलबन, हलाकू बलबन, हलाकू बलबन। इसी तरह 1285 ईस्वी में बलबन के बेटे की मौत हुई इसी आक्रमण में, शहजादे की, शहजादा नाम था बलबन के बेटे का, तो मंगोल आक्रमण में ही उसकी मौत हुई 1285 ईस्वी में। फिर 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला का मुठभेड़ में जलालुद्दीन खिलजी से हुई। फिर 1297 से 98 के बीच दवा खान अलाउद्दीन खिलजी परास्त किया दवा खान ने। ओके। 1297 से 1298 के बीच दवा खान ने अलाउद्दीन खिलजी को परास्त किया। फिर 1299 ईस्वी में कुतलुक खान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुई। फिर 1303 ईस्वी में तारगी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुई। तारगी को अलाउद्दीन खिलजी हरा देता है इसमें 1303 वाले में। फिर 1326 से 1327 के बीच परमीशरीन और गयासुद्दीन तुगलक के बीच जंग होती है। इस तरीके से हमने जो मंगोलों का आक्रमण हुआ, इन आक्रमण को भी देख लिया। अब हम खिलजी वंश को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। क्यूमर्स की हत्या के बाद 1290 से में इस वंश की शुरुआत होती है और 1320 तक ये वंश रहता है। 1290 की इस वंशवादी क्रांति कहा जाता है। किलोखरी में इस वंश की स्थापना हुई। किलोखरी में अपने राजवंश की स्थापना की गई कैमूर की हत्या के बाद। और हत्या किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या की थी क्यूमर्स की। तो जाहिर सी बात है कि पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी ही बनेगा। 1290 ईस्वी में शासक बनता है। इसने जनता की इच्छा के अनुरूप शासन किया जलालुद्दीन खिलजी ने। ये एक उदारवादी शासक था जलालुद्दीन खिलजी। और दक्षिण भारत विजय के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे और दामाद, मतलब भतीजा भी था दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। जब हिसाब मांगा इसने वहां से लाए हुए धन वगैरह का, तो जलालुद्दीन की हत्या कर दी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। भारत में हिंदू बहुसंख्यक राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। कहना क्या था इसका, यह कहना था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। वजह आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ की जो बहुसंख्यक संख्या थी वो हिंदू थी। शासक ही तो सिर्फ मुस्लिम थे, ज्यादातर तो लोग हिंदू ही थे। इसने इसीलिए सहिष्णुता की नीति द्वारा कुलीनों की सद्भावना को जीतने का प्रयास किया। लेकिन जब अलाउद्दीन बना ना, तो अलाउद्दीन ने
जलालुद्दीन की नीति को ही पलट दिया। जलालुद्दीन खिलजी के समय दो महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई। एक सीधी मोला संत थे, इन्हें हाथी के पैरों से कुचलवाकर मरवा दिया गया था। किसे? सीधी मोला को। किसके काल में? जलालुद्दीन खिलजी के काल में। और दूसरी घटना क्या हुई? बलबन का एक रिश्तेदार था मलिक छज्जू। क्या नाम था इसका? मलिक छज्जू। ये कौन था? बलबन का रिश्तेदार था। तो इस रिश्तेदार को मणिकपुर कड़ा नाम की एक जगह बंगाल में, वहां पर इसको मरवा दिया जाता है। और मरवाता कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद में शासक कौन बनेगा? ये 1296 तक रहा है जलालुद्दीन खिलजी। तो अब इसके बाद में इसका दामाद बनेगा, जो एक भतीजा भी है इसका और दामाद भी है अलाउद्दीन खिलजी। तो मैंने जैसे कि अभी बताया आपको कि इसने अपने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजे और दामाद, भतीजे या फिर दामाद दोनों एक ही है, को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी से इसने हिसाब मांगा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। जब अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी तो शासक अलाउद्दीन बनेगा, जाहिर सी बात है। तो ये शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी और 1296 से 1316 तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं के कहने पर इनने अपने निर्णय को बदल लिया। ये एक नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। इसे गुरुशियप या सिकंदर सानी भी कहा जाता है। ये आतंक की नीति को अपनाता था। 1299 ईस्वी में इसने गुजरात शासक करदेव को पराजित कर दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का अभियान किया। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान किया। और चित्तौड़ अभियान जो था इसने चित्तौड़ की रानी पद्मावती के लिए किया था। इस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? रतन सिंह। और उनकी पत्नी कौन थी? पद्मावती रानी। इसने रानी पद्मावती के लिए चित्तौड़ अभियान किया था 1303 ईस्वी में। इसके ऊपर तो एक फिल्म भी बनी है, देख सकते हो। और 1307 ईस्वी में देवगिरी पर इनने हमला करा। इस समय इसके जो शासक थे देवगिरी के रामचंद्र देव थे। इनने इससे हमला तो किया, लेकिन इसकी वीरता को देखते हुए गुजरात के नौसारी का जागीरदार बना दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसे? रामचंद्र देव को। यानी कि फिर 1309 ईस्वी में इसने वारंगल पर अपना आक्रमण करा। और प्रताप रुद्र देव इस वारंगल के जो थे ना, वो राजा थे। उन्होंने एक मूर्ति को जंजीर से बांधा, मतलब जंजीर चारों तरफ चढ़ा दी और अपनी अधीनता को स्वीकार कर लिया। और कोहिनूर हीरा इसके हाथों में दे दिया। कोहिनूर हीरा इसके हाथों में दे दिया। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। इसी तरह 1310 ईस्वी में ये होयसल की राजधानी द्वार समुद्र पर हमला कर देता है, लेकिन ये द्वार समुद्र को जीत नहीं पाता है। इसने 1311 ईस्वी में मलिक काफूर को पांड जो वंश था उसकी राजधानी मदुरै को जीतने के लिए भेजा और राजपूत साम्राज्य को भी जीतने के लिए भेजा। अब आप देखो कि 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान किया, 1301 में रणथंबोर अभियान किया, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान किया, 1307 ईस्वी में देवगिरी अभियान किया और 1309 ईस्वी में वारंगल अभियान किया और 1310 ईस्वी में होयसल की राजधानी द्वार समुद्र पर आक्रमण किया, लेकिन ये जीत नहीं सका। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांडवंश की राजधानी मदुरै को पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया। जो हमें याद नहीं हो पा रहा था, 1307 वाले अभियान से याद नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एक काम करा, हमने एक ट्रिक बना ली। 7 देव 9 प्रताप 10 हुए 11 पांड। 7 देव 9 प्रताप 10 हुए 11 पांड। 7 देव 9 प्रताप 10 हुए 11 पांड। 8-10 बार रिपीट करो, खुद याद हो जाएगा। 7 देव मतलब देवगिरी, 9 प्रताप यानी कि प्रताप रुद्र देव को हराया, 10 होए यानी कि होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र पर हमला किया और 11 पांड मतलब पांडवों की राजधानी मदुरै पर हमला किया। इस तरीके से याद कर सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो उन्होंने, निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। इसके समय में बेहतर गुप्तचर व्यवस्था थी। जैसे कि मैं बता चुका हूं, 1299 ईस्वी में इसने गुजरात अभियान किया। इसके 4 सेनापति थे। कौन? जफर खां थे, नुसरत खां थे, उलूग खां थे और मलिक काफूर थे। ये अपने सेनापतियों की तुलना पैगंबर के खलीफाओं से करता था। अपने सेनापतियों की तुलना किससे करता था? पैगंबर के खलीफाओं से। और इसी के काल में अमीर खुसरो ने किरातुस सादैन लिखी। किरातुस सादैन, जिसमें जोहर का उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो ने
इसी के शासनकाल में कौन सी लिखी? क़िरातुस सादा ने लिखी, जिसमें जौहर का उल्लेख मिलता है। इसके समय में मंगोल तथा सल्तनत की सीमा जो है वो सिंधु नदी को बनाया गया था। इसके समय में जो मंगोल क्षेत्र था ना, और दिल्ली सल्तनत की सीमा कौन सी नदी बनी? सिंधु नदी। इसके 4 सेनापति थे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। जफर खां थे, नुसरत खां थे, उलूग खां थे और मलिक काफूर खां थे। और जफर खां की मृत्यु कब हुई थी? ये मंगोलों से लोहा लेते हुए, मतलब मंगोलों के विद्रोह, जो मंगोलों पर हमला हुआ था, ये इनके सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का उस मंगोलों से कौन लड़ रहा था? जफर खां लड़ रहा था। तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए। अमीर खुसरो ने क़िरातुस सादैन किताब लिखी, जिसमें जौहर का उल्लेख है। लेकिन अमीर खुसरो चित्तौड़ में जौहर की घटना का उल्लेख नहीं करता। जौहर का उल्लेख तो करता है, लेकिन चित्तौड़ में घटना हुई इस चीज का उल्लेख नहीं करता है वो। अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात के नेतृत्व के लिए भेजा था। ये दोनों अलाउद्दीन के प्रसिद्ध जनरल थे। और ये जो चौथा वाला जनरल है ना, मलिक काफूर, इसे 1000 दिनार में खरीदा है। ये मलिक काफूर जो था ना, ये एक किन्नर था, इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसीलिए इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि अलाउद्दीन शासक बना तो इस्लामिक कानून को खुद से इसने मुक्त घोषित कर दिया और एक नए धर्म को प्रारंभ करने का प्रयास किया। यह ड्रेस कोड लेकर आया अलाउद्दीन खिलजी। इसने भूमि की पैमाइश यानी कि माप कराई और उसी के आधार पर टैक्स 50% रखा। कर चोरी को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने प्रांतों के गवर्नर की शक्तियों को खत्म कर दिया। घोड़े दागना, गुप्तचरी व्यवस्था और बाजार सुधार किसने किए? अलाउद्दीन ने किए। और गुप्तचरी व्यवस्था में भी 2 चीजें देखने को मिलती हैं आपको यहाँ पर, बरीद और बरीद देखने को मिलते हैं और मुहियान। थोड़े नाम अलग लैंग्वेजेस के हैं तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज में हो गया था। बरीद और मुहियान। बरीद किसे कहते थे? जो संदेश वाहक होते थे, उन्हें क्या कहा? बरीद। और मुहियान किसे कहते थे? जो गुप्तचरी का कार्य करते थे ना, उसे मुहियान कहते थे। लेकिन ये दोनों ही गुप्तचरी व्यवस्था के अंतर आते हैं, बरीद और मुहियान। बरीद संदेश लेकर जाते थे, मतलब संदेश वाहक होते थे, संदेश भेजते थे किसी भी गुप्तचरी का। और मुहियान जो होते थे, ये गुप्तचरी का पूरी तरीके से कार्य करते थे। अब बाजार सुधार को देख लेते हैं। इसने शाह-ए मंडी विभाग बनाया। ये किसके लिए था? जो अनाज होता था ना व्यापारियों के लिए, मंडी। आप खुद समझ गए होंगे कि मंडी वर्ड आ रहा तो अनाज से संबंधित है। जो अनाज के व्यापारी होते थे, इनके लिए शाह मंडी बाजार बनाया। ओके। और इसने सराय अदल ये क्या था? ये कपड़े का बाजार था, ये बनाया। और राशनिंग प्रणाली की शुरुआत की इसने। सराय अदल बनाया, मतलब कपड़े का बाजार बनवाया। और शाह-ए मंडी मतलब अनाज के जो व्यापारी, मतलब जहाँ पर अनाज बिकता था, वो करवाया। तो आप याद कैसे करेंगे थे? अदले कपड़ा मतलब सराय अदल और कपड़े का व्यापार बाजार था ये सराय अदल जो था, तो अदल ए कपड़ा, इस तरीके से याद करो इसे। ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि भूमि सुधार। इसने भूमि की पैमाइश करवाई, मतलब माप करवाई, और उसी के आधार पर टैक्स लिया। और टैक्स कितना लिया? 50%। और जो ग्रामीण अधिकारी होता था, उसे इसके काल में क्या कहते थे? मुकद्दम कह देते थे, चौधरी कह देते थे, या फिर खुद कह देते थे। खुद, मुकद्दम और चौधरी ग्रामीण अधिकारी को कहते थे। इसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 ईस्वी में। और ये 1316 से लेकर 1320 तक रहा है, मतलब 4 वर्ष तक ये रहा है। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया। कभी कभी ये महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था, कभी कभी दरबार में ये बिना वस्त्र के ही, मतलब निवस्त्र ही आ जाता था। खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। और लेकिन जो इसका सेनापति था गाजी मलिक, इसने खुसरो खां की हत्या कर दी। फिर जब राजा की, आप खुद सोचो, राजा की हत्या खुसरो खां ने कर दी, तो जो राजा का सेनापति होगा वो खुसरो खां की हत्या करेगा या नहीं? तो राजा के सेनापति ने खुसरो खां की हत्या कर दी। अब आप देखते हैं, तो आपका हमारा खिलजी वंश कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अगली नेक्स्ट वीडियो में चलेगा तुगलक वंश। ओके।